प्यारे साथियों, स्वागत है आपका जीएस वॉरियर में। दोस्तों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हम लोग पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत, जिसमें कुछ बातें रह गई थी जो आज हम इस वीडियो में पूरा कर रहे हैं। इस दिल्ली सल्तनत में हम लोग पढ़ रहे थे गुलाम वंश के बारे में, और गुलाम वंश का पार्ट 1 वीडियो हमने देख लिया था, और पार्ट 2 के वीडियो में हम रजिया सुल्तान के बाद बलबन के बारे में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे, और अन्य जो भी शासक हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, आइए ज़रा देखते हैं वह कौन सी बातें ये पिछले वीडियो में बच गई थी, वो यहाँ हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, रजिया सुल्तान का जब मृत्यु हो जाती है, यानी हत्या कर दिया जाता है, उसके बाद 1240 में जब हत्या हो जाता है, तो उसके बाद शासनारूढ़ यानी शासन की गद्दी पर कौन बैठते हैं? तो शासन की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह बैठते हैं। और दोस्तों, ये मुइजुद्दीन बहराम शाह, इसके बाद अभी जो 2 और होंगे, यानी कुल मिलाकर के रजिया सुल्तान के बाद 3 जो शासक होंगे, यह इल्तुतमिश वंश के एकदम समझिए कि निस्तेज शासक थे, अयोग्य शासक भी जिसे आप कह सकते हैं। वह बैठे मुइजुद्दीन बहराम शाह, और मुइजुद्दीन बहराम शाह के बाद गद्दी पर फिर शासनारूढ़ होते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह। पुनः इसके बाद नासिरुद्दीन महमूद इस गद्दी पर बैठते हैं। अब दोस्तों, इसका जरा कार्यकाल देख लेते हैं। तो मुइजुद्दीन बहराम शाह का कार्यकाल 1240 से लेकर के 1242 तक रहता है। इसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह का कार्यकाल 1242 से लेकर के 1246 तक रहता है, और नासिरुद्दीन महमूद का कार्यकाल जो है वह 1246 से लेकर के 1265 तक रहता है। ये मुइजुद्दीन बहराम शाह जो है, इसे बंदी बना करके हत्या कर दिया जाता है, और इसके बाद शासन के गद्दी पर कौन बैठ जाता है? ये अलाउद्दीन मसूद शाह। और दोस्तों, अलाउद्दीन मसूद शाह जो है, इस अलाउद्दीन मसूद शाह को भी सुल्तान पद से अपदस्थ कर दिया जाता है। और सुल्तान पद से अपदस्थ किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों, सुल्तान पद से अपदस्थ जो है बलबन के द्वारा कर दिया जाता है, और बलबन के द्वारा एक षड्यंत्र रच करके किया जाता है इसको सुल्तान पद से अपदस्थ। और यह 1246 में अपदस्थ कर दिया जाता है, और अपदस्थ करने के बाद गद्दी पर बलबन जो है किसे बैठा देता है? ये नासिरुद्दीन महमूद को बैठा देता है। और नासिरुद्दीन महमूद के बारे में यदि जानकारी लेंगे, तो नासिरुद्दीन महमूद जो है एक ऐसा सुल्तान था, दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा शासक था, फिर सुल्तान था, जिसका जीवन यानी अपना जीवन निर्वाह जो है जीवन भर टोपी सी करके अपना जीवन चलाता था, यानी जीवन निर्वाह टोपी सी करके किया करता था। ये जितने भी तीनों शासक थे, ये सभी अमीरों के हाथों की कठपुतली बने हुए थे। यानी अमीर यानी तुर्क अमीर लोग जो कहा करते थे उस अनुसार पर चलते थे, उनके उंगली के इशारों पे चला करते थे। यदि वह चाह लेते कि इसे गद्दी से हटाना है, तो वो हट जाते थे, या फिर वे चाह लेते थे अमीर लोग कि जिसे गद्दी पर बैठाना है वो बैठाते। इस प्रक्रिया चलती रहती थी। यह जो तीनों शासकों का जो है, यह तीनों शासक अमीरों के हाथों कठपुतली जो बना हुआ था, उसका काल जो है, यानी समय जो है, वह सत्ता और सत्ता के बीच संघर्ष और षड्यंत्र से भरा हुआ रहता है। जहाँ क्या होता है कि अमीरों का जो गुट होता है, वह सुल्तान पर, जो भी गद्दी पर बैठता है, उस पर अपना प्रभाव स्थापित करने में लगा रहता था। अमीर लोग उस पर अपना ही प्रभाव डालता था। नासिरुद्दीन महमूद के काल में ही क्या होता है कि बलबन का उदय होता है। यह बलबन इतना शक्तिशाली हो जाता है आगे चल करके कि शासन का सत्ता जो है स्वतः यानी अपने आप बलबन के हाथों में आ जाती है। जरा आइए देखते हैं बलबन क्या करता है। बहुत चालाकी करता है, और बलबन अपनी बेटी का विवाह इस नासिरुद्दीन महमूद के साथ कर देता है, और आगे चल करके क्या होता है, इस सुल्तान का हत्या करके अपने आप सुल्तान बनता है, अपने सुल्तान बनता है। आइए जरा और देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ था कि पुत्री का विवाह बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद से कर दिया। आइए जरा बलबन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यदि बलबन का वास्तविक नाम जानेंगे, तो बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, और यह बलबन जो था इलबरी तुर्क था। और क्या था कि बलबन इल्तुतमिश का दास था। हमने पहले वीडियो में भी बताया था
कि ये गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहते हैं। मामलुक वंश यानी दासों का दास। इसका मतलब क्या है कि इसमें बहुत सारे ऐसे गुलाम हैं जो किसी न किसी के गुलाम रह चुके थे। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, फिर इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, और बलबन देख रहे हैं किसका गुलाम है, ये इल्तुतमिश का। तो आइए और देखते हैं दोस्तों, तुर्कान-ए-चिहलगानी जिसे चालीसा कहते हैं, यानी 40 तुर्क सरदारों का गठन हुआ करता था, ठीक ना, दल हुआ करता था, उसका सदस्य रह चुका था बलबन। और दोस्तों तुर्कान-ए-चिहलगानी या चालीसा का गठन किसने किया था, आप पिछले वीडियो में भी जाकर आप देख सकते हैं, या फिर आपने जाना होगा। तो इसका गठन किया था इल्तुतमिश ने। आइए, यदि बलबन के कार्यकाल को देखेंगे तो बलबन का कार्यकाल जो है 1265 से लेकर के 1287 तक चलता है। इसके बाद जो भी शासक आते हैं वो अयोग्य शासक ही रहते हैं। बलबन क्या करता है कि यहाँ जो मसूद शाह है इसके विरुद्ध षड्यंत्र रचता है, और षड्यंत्र रच करके इसे मसूद शाह को अपदस्थ कर देता है और नासिरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठा देता है। और जितना भी अधिकार होता है सभी अधिकार को क्या करता है, यह अपने हाथों में ले लेता है, और अपने हाथों में ले लेता है। और इसी नासिरुद्दीन महमूद के काल में यह नायब-ए-मुमलकत नामक अधिकारी बनता है। नासिरुद्दीन महमूद जो है, नासिरुद्दीन महमूद बलबन को उलुग खान की उपाधि दिया था। एक प्रश्न यहाँ से जरूर बनेगा परीक्षाओं में कि बलबन को उलुग खान की उपाधि किसने दिया, तो नासिरुद्दीन महमूद ने दिया था, आप याद रखिएगा। और यह क्या करता है दोस्तों, बलबन जो है तुर्कान-ए-चिहलगानी यानी 40 तुर्क सरदारों का जो गठन होता है इसको विनाश कर देता है, यानी नष्ट कर देता है। नष्ट इसलिए कर देता है क्योंकि बलबन चाहता है कि हमारा मार्ग जो है साफ रहे, क्लियर रहे, यानी निष्कंटक रहे, कोई उसमें किसी प्रकार की दिक्कत न हो। इसलिए उसने तुर्कान-ए-चिहलगानी को विनाश कर दिया, यानी नष्ट कर दिया, अपना मार्ग निष्कंटक करने के लिए। इसके बाद क्या, तो उसका जब रास्ता आसान हो जाता है तो सुल्तान का हत्या करके सुल्तान अपने बन जाता है। जब नासिरुद्दीन का मृत्यु हो जाता है उसके बाद 1265 में बलबन जो है सुल्तान बनता है। इसके बाद क्या होगा, आइए जरा और देखते हैं। अब दोस्तों यह सुल्तान की हत्या करके जो सुल्तान बनता है तो इसका मतलब है कि इसके सामने कुछ चुनौती रहा होगा, कुछ समस्या रहा होगा, और उसका समाधान भी रहा होगा। तो आइए जानते हैं बलबन के सामने वह मुख्य चुनौती क्या था, वह समस्या क्या था, उसका समाधान क्या था। यदि देखेंगे तो सबसे पहले हमने बता दिया था कि यह सुल्तान की हत्या करके सुल्तान बना था। यह जो है बलबन अपनी मान्यता प्राप्त करने के लिए, स्थापित करने के लिए जितना भी अमीर था उस अमीरों पर कंट्रोल करना चाहता था। हमने पहले ही बताया था कि तुर्क अमीरों का यानी 40 तुर्क अमीरों का या फिर 40 अमीरों का दल हुआ करता था जिसे चालीसा कहते हैं। तो यानी उसे जब नष्ट कर दिया तो यह अपना प्रभाव दिखाने के लिए क्या, अमीरों पर कंट्रोलिंग करना सबसे बड़ा इसके सामने चुनौती था जो इसने किया। और देखिए यहाँ पर क्या होता है, बलबन के सामने मंगोल तथा राजपूत इस बलबन के लिए खतरा बना हुआ था। खतरा तो बना हुआ था, यही सभी समस्या से निपटने के लिए बलबन ने एक नीति अपनाया जिस नीति को कहते हैं रक्त और लौह की नीति। तो आप जान सकते हैं कि रक्त और लौह की नीति बलबन ने क्यों अपनाया। तो मुख्य कारण यहाँ पर हो गया कि अपनी मान्यता स्थापित करने के लिए उसने अमीरों पर क्या अपना नियंत्रण करना, उसके लिए उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। और क्या कि मंगोल तथा राजपूत इस बलबन के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ था, जिसके कारण बलबन ने रक्त और लौह की नीति लाई यानी अपनाई। आइए इसके बाद क्या होता है, बलबन जो है जितना भी अधिकार होता है और शक्ति, सभी अधिकार और शक्ति अपने हाथ में केंद्रित कर लेता है और स्वयं को यानी अपने आप को एक निरंकुश शासक के रूप में क्या स्थापित कर लेता है। दोस्तों इतना निरंकुश हो जाता है कि यह संभावना उसके सामने आ जाता है। जब संभावना लगने लगता है
कि हमारे विरुद्ध कोई विद्रोह करने वाला तो सीधे उसे हत्या ही कर देता था, जो आगे हम जानकारी लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों बलबन का राजत्व सिद्धांत देख लेते हैं, उनका जो राज प्रणाली कैसा था उसके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों यदि मोटा मोटी देखेंगे हम लोग तो बलबन का राजत्व सिद्धांत जो है वह फारसी सिद्धांत पर पूर्ण रूपेण आधारित था, यानी ईरानी सिद्धांत पर आधारित था। उसके आधार पर ही प्रमुख रूप से त्यौहार और सारे चीज़ वह मनाने का परंपरा भी चलाता है। आइए उसे देखते हैं। बलबन के अनुसार राजत्व सिद्धांत जो है निरंकुशता का शारीरिक रूप है। और दोस्तों इसी बलबन के अनुसार कहा गया है कि सुल्तान जो है जिलिल्लाह है, सुल्तान जो है नियावते खुदाई है, उसका स्थान केवल और केवल पैगंबर के बाद ही है। और यहाँ पर जानते हैं जिलिल्लाह तथा नियावते खुदाई क्या है, आइए जरा उसके बारे में देख लेते हैं। जिलिल्लाह का मतलब होता है ईश्वर की छाया, और नियावते खुदाई का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधि। ठीक है, आप यहाँ समझ गए होंगे। आइए और बातें देख लेते हैं। बलबन जो है अपनी उच्च स्थिति पर बल देने के लिए क्या करते हैं कि सुल्तान के समक्ष यानी सुल्तान के सामने एक प्रथा का प्रचलन करवाता है। वो प्रथा है सिजदा और पायबोस। अब सिजदा मतलब क्या होता है? सिजदा मतलब होता है सुल्तान के सामने लेटना, और पायबोस का मतलब होता है सुल्तान का पैर चूमना। तो यह सिजदा और पायबोस नामक प्रथा किसने चलाया? तो बलबन ने चलाया। अब देखिए और देख लेते हैं। ये बलबन जो है अपना दरबार ईरानी यानी क्या फारसी शैली में काफ़ी भव्य बनाता है अपना दरबार। और क्या उस दरबार में यह जो है ईरानी त्यौहार भी मनाता है, यानी फारसी त्यौहार भी मनाना प्रारंभ करवाता है, जिसे नवरोज बोलते हैं। नवरोज मतलब क्या? ईरान का नव वर्ष का पहला दिन होता नवरोज, तो वह मनाना प्रारंभ करवाया परंपरा। अब देखिए बलबन जो है पूर्ण रूप से निरंकुशता प्राप्त करने के लिए हर उस व्यक्ति को हत्या करवा देता था, चाहे जो भी उसका खास नज़दीकी क्यों ना हो, उसका हत्या करवा देता था। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो संभाव्य खतरा हो सकता था, इसलिए। उदाहरण स्वरूप यदि देखेंगे तो उसका एक चचेरा भाई था जिसका नाम था शेर खान। वह शेर खान जो है भटिंडा का इक़्तादार था। शेर खान अपने चचेरे भाई को भी नहीं छोड़ता है, उसको भी हत्या करवा देता है। अब दोस्तों यहाँ इक़्तादार क्या होता है, हमने पिछले वीडियो में अक्ता या इक़्ता जब पढ़ाए थे तो वहाँ बता दिए थे इक़्तादार क्या होता है। आप जा कर के वहाँ देख और समझ सकते हैं। अब देखिए बलबन के प्रशासनिक सुधार के बारे में क्या था। आखिर बलबन का प्रशासनिक सुधार, वह क्या सुधार किया था, तो आइए जान लेते हैं। बलबन जो है न्याय पर अधिक बल दिया। और दोस्तों न्याय पर अधिक बल दिया, जिसके कारण बलबन जो है जनता का क्या हो जाता है, बहुत अच्छा व्यक्ति जनता के नज़रों में यह अच्छा शासक बन जाता है। जनता का सम्मान भी पाता है न्याय पर जब अधिक बल दिया। और क्या इन्होंने अमीरों का दमन किया। वह अमीर जो तुर्कान ए चिहलगानी का भी सदस्य है वह भी शामिल था, और अन्य अमीर तो शामिल ही थे इसमें। मलिक बकबक को बलबन ने क्या किया? मृत्यु दंड दिया। और दोस्तों मलिक बकबक को मृत्यु दंड क्यों दिया? क्योंकि मलिक बकबक जो है अपने नौकर का हत्या कर दिया था, जिसके कारण डायरेक्ट रूप से ये बलबन मृत्युदंड दे देता है। और यह बकबक जो है मलिक बकबक बदायूं का अख्तादार है। आप तो जानते हैं भली बात है कि बदायूं उत्तर प्रदेश का अंग है। अब देखिए मलिक हैबत को भी कोड़ा लगवाता है। मलिक हैबत को कोड़ा लगवाता है, और मलिक हैबत जो है अवध का अख्तादार है। बलबन जो है एक सक्षम गुप्तचर व्यवस्था स्थापित करता है। और दोस्तों यह सक्षम गुप्तचर व्यवस्था जो है क्या होता है कि इससे साम्राज्य की पूरी खबर रहता है। अब आगे देखते हैं। एक शक्तिशाली केंद्रीय सेना भी रखता है बलबन, तथा दीवान ए अर्ज का भी गठन करता है। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग होता है, उसका गठन करता है। इक़्ता व्यवस्था में बलबन ने काफ़ी सुधार किया। वह इक़्तादार को फवाजिल मतलब होता है क्या? बचा हुआ जो राजस्व है, यानी बचा हुआ जो टैक्स है, वह केंद्र को भेजने पर मजबूर किया, पूरे रूप से मजबूर किया। इक़्ता में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक
अधिकारी जो है नियुक्त करता है। वह अधिकारी हैं कौन? ख्वाजा। ख्वाजा मतलब नायब दीवान। नायब दीवान नाम का अधिकारी नियुक्त करता है जो राजस्व विभाग का प्रभारी होता है। तो दोस्तों यहाँ हम लोग बलवन के बारे में और अन्य शासक के बारे में देख लिए हैं। इसके बाद थोड़ा और बच जाता है जो हम अब आगे के स्लाइड में देख रहे हैं। तो हम लोग बलवन के बारे में देख रहे थे। बलवन जो है भले ही एक बहुत बड़ा शासक था और विशाल संख्या में सेना रखता था। अब इतनी विशाल संख्या में सेना रखने के बावजूद बलवन जो है अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाया। यह जो अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाया, इसके पीछे कुछ मुख्य वजह है। इसके पीछे मुख्य वजह यदि समझेंगे तो मुख्य वजह था उसके सामने मंगोल का जो खतरा बना हुआ था, यही सबसे बड़ा मुख्य वजह था। बलवन जो है ये मंगोल के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में काफ़ी यह सफल रहा। अब यह इसी दिल्ली की रक्षा करने में बलवन का ज्येष्ठ पुत्र भी मारा जाता है। आइए जरा उसे देखते हैं। एक बार क्या होता है कि मंगोल के साथ एक झड़प हो जाता है। उस झड़प में बलवन का ज्येष्ठ पुत्र, जिसे वह उत्तराधिकारी नामित करता है, शाहजादा मुहम्मद, वह इस झड़प में मारा जाता है। बलवन का दास, जिसका नाम है युजबेक, उसे आप अरसल खान भी कह सकते हैं। तो बलवन के दास बलवन के प्रति ही, बलवन के विरुद्ध में ही क्या कर देता है कि एक विद्रोह खड़ा कर देता है। और विद्रोह खड़ा कर देता है, लेकिन आगे चल करके बलवन इस विद्रोह को क्या करता है? दबा देता है। बलवन ने इस सल्तनत को हर तरह से बहुत जो सुदृढ़ करने का संभवतः प्रयास किया था। बलवन के दरबार में प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन रहा करते थे। बलवन ने अपने पौत्र कई खुसरो को उत्तराधिकारी नियुक्त कर चुका था। अब दोस्तों उत्तराधिकारी जो नियुक्त किया तो आगे चलकर क्या होता है कि दिल्ली के कोतवाल इस फखरुद्दीन के षड्यंत्र में, दिल्ली कोतवाल फखरुद्दीन है, वो एक षड्यंत्र रचता है। और उस षड्यंत्र के कारण क्या होता है कि ये कई खुसरो को अपदस्थ किया जाता है उस गद्दी से, और कई कुबाद को गद्दी पर बैठाया जाता है। तत्पश्चात इसके बाद जो है किसे बैठाया जाता है? तो कयूमर्स को बैठाया जाता है। इस प्रकार से यदि हम लोग तुलना करेंगे, आंकड़ा लगाएंगे तो कयूमर्स जो है अंतिम शासक होता है गुलाम वंश का। तो गुलाम वंश का सबसे अंतिम शासक कयूमर्स है। इसी कयूमर्स को जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अपदस्थ करके सुल्तान बनता है। अब दोस्तों यह तीनों जो बोले हैं, कई खुसरो, कई कुबाद और कयूमर्स, आखिर क्या कारण था कि यह जो है उतना मतलब प्रचलित नहीं था, उतना योग्य शासक नहीं हुआ था? ये जानते हैं। ये तीनों सभी के सभी जो है अयोग्य शासक थे। और अयोग्य शासक थे जिसके कारण क्या हुआ था, इनके काल में जो है एक प्रकार की अस्थिरता बनी हुई थी। इसी अस्थिरता का फायदा उठाया किसने? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने फ़ायदा उठा लिया। और उसका फ़ायदा उठा करके 1290 में जो है अपदस्थ करके सुल्तान बन जाता है और खिलजी वंश का नींव डालता है। वहाँ से प्रारंभ होता है खिलजी वंश का सिलसिला। तो खिलजी वंश का सिलसिला इसके बाद हम लोग जानेंगे खिलजी वंश का सिलसिला किस तरह से प्रारंभ होता है और कैसे चलता है, और पुनः खिलजी वंश को भी समाप्त करके फिर आगे जो तुगलक वंश आता है वो किस प्रकार से आता है, वो आगे की कड़ी में हम लोग देखेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग ये दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश को जानने का प्रयास किया। उम्मीद और आशा करते हैं कि इसे यह वीडियो देख करके आपको मज़ा आया होगा और कुछ सीखने का मौका मिला होगा, अवसर मिला होगा। तो दोस्तों इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए और हम आपके बीच बैक टू बैक इसी तरह और ढेर सारा वीडियो लाते रहेंगे। और अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट हमें देते रहिए और अधिक से अधिक संख्या में दोस्तों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।